देखिए बैच कॉस्टिंग है क्या, एक ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक जहां पर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते टाइम हम जो कॉस्ट है वो सिंगल यूनिट की नहीं निकालते, बल्कि जो कॉस्ट है वो किसकी निकालते हैं, एक बैच की। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करते हैं मेडिसिन, तो मेडिसिन कंपनी जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है उसमें मान लीजिए सपोज करते हैं आपको यदि पेन किलर चाहिए, तो पेन किलर खरीदने के लिए आप एक टैबलेट नहीं खरीदने जाते, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मेडिकल कंपनी है वो एक टैबलेट प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो क्या करते हैं, एक स्ट्रिप बनाते हैं। स्ट्रिप का मतलब क्या हुआ, एक पत्ता, कोई बात नहीं, तो जो मेडिकल कंपनी है जो मेडिकल प्रोड्यूस करती है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, ऐसी कंपनी क्या करती है कि जो मेडिसिन उन्हें प्रोड्यूस करनी है वो सिंगल टैबलेट प्रोड्यूस ना करके वो क्या करते हैं, पूरा पत्ता तैयार कर देते हैं, और कस्टमर को जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जो केमिस्ट होता है वो उतनी रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल कर देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट की या मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चरर की। तो जिन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर या जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कंपनीज हैं जो एक एक यूनिट नहीं बनाती, बल्कि वो कहते हैं कि हम अपनी जो क्वांटिटी है वो इस तरीके से सेल करेंगे कि यहाँ पर हमारी जो सेल होगी वो सिंगल यूनिट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, हम अपनी सेल किस में करेंगे, बैच में। बैच का मतलब क्या है, जहां पे आइडेंटिकल क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में हम कस्टमर को क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में, जिन बिजनेस में मैन्युफैक्चर या कंपनी ये जानना चाहती है कि भाई यदि हम सिंगल यूनिट ना बेचें बल्कि एक ग्रुप में क्वांटिटी बेचना चाहें, तो बताइए हम अपनी कॉस्ट को कैसे निकालेंगे। तो अपनी कॉस्ट को निकालने के लिए जो टेक्निक मैन्युफैक्चर यूज करते हैं, ऐसी टेक्निक को हमने नाम क्या दिया गया, बैच कॉस्टिंग। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बैच कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर मैन्युफैक्चरर सिंगल यूनिट प्रोड्यूस ना करके जो क्वांटिटी वो कस्टमर को सेल कर रहे हैं वो किस में सेल कर रहे हैं, बैच में। तो उन्हें अपनी कॉस्ट भी किस में निकालनी होगी, फिर बैच में। अब आप ध्यान दीजिए, यदि मुझे यहां पर एक टैबलेट की कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, यदि मुझे सिंगल यूनिट की, 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट यदि निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैच निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 बैच से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि टोटल कॉस्ट की बैच, मतलब एक बैच की टोटल कॉस्ट निकाल ली जाए और उसको एक बैच की क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए, तो आपको पता चल जाएगा एक यूनिट बनाने की मेरी कॉस्ट कितनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैच कॉस्टिंग के अंदर जो खर्चा किया जाएगा जो कॉस्ट इनकर की जाएगी वो किसके हिसाब से की जाएगी, सिंगल यूनिट के हिसाब से या बैच के हिसाब से, बैच के हिसाब से। तो जो कॉस्ट इनकर की जाएगी उसके अंदर पहली कॉस्ट कौन सी है, मटेरियल कॉस्ट, सेकंड लेबर कॉस्ट, थर्ड आपकी ओवरहेड कॉस्ट होगी। ये सारे के सारे खर्चे जो हम इनकर करेंगे किसके हिसाब से करेंगे, पर बैच। अच्छा, बैच का जो साइज है वो क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिप ली है उसमें 10 टैबलेट लिए, ऐसे ही आपका जो स्ट्रिप है उसके अंदर 15 भी हो सकती है, 20 टैबलेट भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कैप्सूल आता है बीकासोल, ठीक है जी, उसका जो पत्ता बना रखा है मैन्युफैक्चर ने उसमें 10 की जगह उसने कितना रखा हुआ है, 20 का। कुछ मेडिसिन होती है जैसे गले की खराश है, उसमें वो आपका सिंगल भी बना सकते हैं। जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है वहाँ वो क्वांटिटी क्या कर देते हैं, कम, और जहाँ पे वो पर यूनिट की कॉस्ट बहुत कम है वहाँ वो क्वांटिटी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब सपोज करते हैं मान लीजिए हमें कोई मेडिसिन लेनी है जिसमें एक यूनिट ही 500 रुपये की है, कोई मेडिसिन हमें खरीदनी है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, वो एक यूनिट 500 रुपये की है, और यदि मैं उसमें 10 डाल दूं एक पत्ते में, तो आपको क्या लगता है बिक जाएगा। तो 10 × 500 को मतलब करेंगे तो कितना आएगा, 5000। तो खरीदने वाले को भी क्या लगेगा, यार 5000 रुपये तो एक ही पत्ते की कॉस्ट है, वो परचेज ही नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वो हम या तो सिंगल का बना देंगे
या फिर किसका बना देंगे, 2 का। तो उस केस में जो स्ट्रिप बनेगी वो एक मेडिसिन की जगह हम किसकी भी बना सकते हैं, 2 की भी बना सकते हैं। तो बैच कॉस्टिंग कहाँ पे अप्लाई होती है, जहां पर मैन्युफैक्चरर जो क्वांटिटी कस्टमर को बेचना चाहते हैं वो सिंगल यूनिट नहीं बेचना चाहते, वो चाहते हैं हमारी क्वांटिटी लार्ज एक बार में बिके। तो उसके लिए वो करते हैं क्या कि जो भी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इस तरीके से पैक करते हैं कि वो किस में दिखाई देगी आपको, बैच में दिखाई देगी। तो खर्चा भी वो किस में करेंगे, बैच के लिए। तो अब जो यहाँ पे मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल लगा होगा, जो केमिकल आपने यूज किया होगा, जो कॉम्बिनेशन आपने यूज किया होगा, वो किसके लिए यूज किया होगा, सिंगल यूनिट के लिए या 10 यूनिट के लिए, 10 यूनिट के लिए, मतलब कि बैच के लिए। जो लेबर लगेगी वो किसके लिए लगेगी, बैच के लिए लगेगी। ओवरहेड का खर्चा क्या होगा, बैच के लिए। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एक ही प्रोसेस में आप एक बार में कितनी यूनिट को पैक करके मार्केट में बेच रहे हो, 10। तो पैकिंग का खर्चा जो सिंगल यूनिट का अलग अलग आता, 10 बार आता, वो खर्चा कितनी बार में पूरा हो गया, एक बार में। तो आपकी पैकिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कि आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। दूसरा, आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, कम होगी। जब सारे खर्चे पर यूनिट धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे तो ऐसे केस में टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, जिससे मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट पर यूनिट क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो मान लीजिए कांस्टेंट है, लेकिन यदि टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम होने लगे तो इससे आपका प्रॉफिट पर यूनिट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। मान लीजिए पहले हम 1 यूनिट 10 रुपए की बेचते रहे, 1 यूनिट की बात कर रहे हैं, मतलब 1 टैबलेट की बात कर रहे हैं, जिसपे मेरी 1 टैबलेट की जो कॉस्ट आती थी वो आती थी 8 रुपए, तो मुझे प्रॉफिट कितना होता था, 2 रुपए। अब यदि बैच कॉस्टिंग यदि मैं बिजनेस में अप्लाई कर दूं और उससे मेरी कॉस्ट 7 रुपए पर यूनिट आने लगे, तो मेरा प्रॉफिट जो पर यूनिट 2 रुपए आया करता था अब वो कितना आने लगेगा, 3 रुपए आने लगेगा। बात समझो। तो बैच कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर मैन्युफैक्चरर जो गुड्स प्रोड्यूस करके बेचते हैं मार्केट में, वो सिंगल यूनिट नहीं बेचना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि आइडेंटिकल क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी, एक जैसी क्वांटिटी जो हम बना रहे हैं वो कस्टमर को एक बार में ज्यादा से ज्यादा बेच सके। तो उसके लिए उनको करना क्या पड़ेगा, पैकिंग इस तरीके की करनी पड़ेगी कि उस पैकिंग के अंदर क्वांटिटी एक ना दिखाई दे, एक से ज्यादा दिखाई दे। तो ऐसे पैकिंग सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया, बैच। और उस बैच की कॉस्ट को निकालने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम क्या रख दिया गया, बैच कॉस्ट। नोट कर लीजिए। अरे लिख लिया यहां तक सबने। तो बैच कॉस्टिंग का बेनिफिट क्या है कि लार्ज क्वांटिटी कंपनी सेल कर सकती है, जिससे उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो पर यूनिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए यदि मैं एक एक टैबलेट को बनाकर मार्केट में बेचूंगा तो उससे दिक्कत क्या होगी,
मेरी जो पैकिंग चार्जेस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा, वो भी ज़्यादा लगेगा। लेबर कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि यदि एक टैबलेट को फिल करने में आपके 2 मिनट का समय लग रहा है, तो यहाँ पे 6 टैबलेट में कितना समय लग जाएगा, 12 मिनट का। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे 10 टैबलेट की, ठीक है जी, तो इसका मतलब है यदि 10 टैबलेट एक बार में बनाई जाए, एक स्ट्रिप बनाई जाए, तो पता चला 10 मिनट में काम हो गया। तो यदि 10 मिनट में 10 टैबलेट को बना दिया जाए, तो कहने का मतलब है एक टैबलेट को बनाने में कितना समय लग रहा है, प्रोसेसिंग 1 मिनट। 10 टैबलेट को 10 मिनट में प्रोड्यूस किया जाता है, तो एक टैबलेट में कितना लगा, 1 मिनट। और यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 2 मिनट। तो प्रोसेसिंग टाइम आपका 2 मिनट से कितना हो गया, 1 मिनट हो गया। अब जब 2 मिनट की जगह 1 मिनट लगेगा, तो लेबर का टाइम भी 1 मिनट कम हो गया। और ओवरहेड का, जिस पे मशीन यूज हो रही है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 2 मिनट की जगह कितनी लगेगी, 1 मिनट। तो आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी कम हो जाएगी, साथ में लेबर कॉस्ट भी क्या होगी, कम। और आप कम समय में प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो मार्केट में हैवी डिमांड को भी क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लिखते जाओ फटाफट से।
देखिए बैच कॉस्टिंग एक ऐसी स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम है जहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करके बेचना चाहते हैं वो किस में बेचना चाहते हैं, बैचेस में। बैचेस का मतलब जहाँ पे सिमिलर क्वांटिटी, एक जैसी क्वांटिटी एक एक करके ना बेच रहे, हम चाहते हैं कि एक बार में हमारी लार्ज क्वांटिटी बिके। तो उस लार्ज क्वांटिटी को बेचने का तरीका क्या, कि इस तरीके से उसको मार्केट में बेचो कि जो पैकिंग दिखाई दे उसमें क्वांटिटी कितनी हो, एक से ज़्यादा। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की, होलसेलर की, ना कि रिटेलर की। रिटेलर के पास जो कस्टमर आएगा वो तो कहेगा जी मुझे एक एक क्वांटिटी चाहिए, तो हम उसे क्या करते हैं, काट काट के एक एक यूनिट बेच देंगे। जैसे मान लीजिए किसी के सर में दर्द हो रहा है, उसको पेन किलर चाहिए, तो वो पूरा पत्ता थोड़ी खरीदेगा, वो कहेगा एक या दो टैबलेट दे दो। तो वो किसके पास जाएगा, होलसेलर के पास या फिर केमिस्ट के पास में, रिटेलर के पास जाएगा। तो रिटेलर तो उसे एक एक दो दो यूनिट देता रहेगा, लेकिन जब हम लार्ज क्वांटिटी खरीदने जाएंगे तो वो हमें एक एक दो दो यूनिट थोड़ी देगा, तो पूरे के पूरे हमें क्या देगा, सिर्फ देगा या पूरी बॉटल देगा। हाँ जी, लिख रहे सारे पॉइंट। हाँ जी, बैच कॉस्टिंग में ध्यान रखना, ईच बैच इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट। अब कॉस्ट यूनिट का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि हम एक स्ट्रिप बना रहे हैं और इसके अंदर यदि मान लीजिए 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 टैबलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी यूनिट बनाने की लग रही है, 5 यूनिट की। लेकिन इस 5 यूनिट को हमने क्या नाम दे दिया, 1 स्ट्रिप, और 1 स्ट्रिप का मतलब क्या हो गया, 1 बैच। तो अब जो मैं कॉस्ट निकालूंगा वो किसकी निकालूंगा, पहले एक बैच की कॉस्ट निकालूंगा, और जो कॉस्ट में एक बैच की निकालूंगा उसे हम क्या बोलते हैं, ईच बैच इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट। मतलब हर बैच की अपनी कोई ना कोई कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले हम जो कॉस्ट निकालते हैं किसकी निकालते हैं, एक बैच की। फिर यदि मुझे 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, मान लो इस मेडिसिन की कॉस्ट निकालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी इस पूरे बैच की, और से नंबर ऑफ यूनिट से क्या करना होगा डिवाइड। तो मान लीजिए इस बैच को प्रोड्यूस करने में मटेरियल का खर्चा, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट तीनों मिलाकर मान लीजिए यहाँ पे 20 रुपए का, 30 रुपए और 10 रुपए, टोटल मिला के हमारी कॉस्ट कितनी लगी, 60 रुपए। तो एक बैच की कॉस्ट पहले हमने निकाली, कितने रुपए, 60 रुपए। और यदि मुझे एक टैबलेट की कॉस्ट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 रुपए की टोटल कॉस्ट को 5 से डिवाइड करना होगा। तो मैं कहूँगा जी 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है, 12 रुपए। अब यदि मैं इसे 5 को अलग अलग बनाता, एक साथ ना बना के यदि 5 यूनिट अलग अलग बनाता, तो मेरी जो कॉस्ट है वो 12 रुपए से क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती, 13 रुपए, 13.5, 14 के आसपास हो जाती। और ऐसे में बेचने में भी हमें क्या होगी, दिक्कत होगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी क्वांटिटी बेचने में हमें आसानी हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी को एक ही पैकेट में क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो पैकिंग इस तरीके से करते हैं कि वहाँ पे क्वांटिटी एक की जगह कितनी दिखाई देगी, 2 या 2 से ज़्यादा। तो जब किसी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के बाद हम जब उसे सेल करना चाहते हैं और वहाँ पे क्वांटिटी 2 या 2 से ज़्यादा एक बार में बेचना चाहते हैं, तो वहाँ कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, बैच कॉस्टिंग। तो सबसे पहले गुड्स को किस फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, बैच में। पहले बैच की कॉस्ट निकालते हैं, बाद में किसकी कॉस्ट निकालते हैं, सिंगल यूनिट की। यानी ऑल कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असर्टेन फॉर ईच बैच। हर बैच में क्योंकि क्वांटिटी क्या हो सकती है, डिफर हो सकती है। इससे पहले वाले एग्जांपल में मेडिसिन कितनी थी, 10 थी, इसमें कितनी है, 5। तो उस वाले बैच की कॉस्ट क्या होगी, 10 यूनिट के लिए होगी, और इस वाले बैच की कॉस्ट किसकी होगी, 5 यूनिट की होगी। किसी में 20 यूनिट होगी तो कॉस्ट किसकी होगी, 20 की। तो पर बैच कॉस्ट क्या हो सकती है, कम और ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि उस बैच में हमने कितनी क्वांटिटी मार्केट में बेचने की कोशिश की है। अ सेपरेट बैच कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर फॉर ईच बैच। और मान लीजिए इस बैच में कितनी यूनिट है, 5, तो जब मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा 60 रुपए, तो इसकी कॉस्ट शीट क्या बनेगी, अलग। दूसरा वाला जो बैच है उसमें क्वांटिटी कितनी थी, 10, तो उसकी कॉस्ट के लिए कॉस्ट शीट क्या बनेगी, अलग। यदि एक स्ट्रिप में 20 यूनिट है तो उस बैच में क्वांटिटी कितनी है, 20, उसकी कॉस्ट शीट क्या बनेगी, अलग। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे बैच साइज क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे हर बैच की कॉस्ट क्या निकालनी पड़ेगी, अलग। और कॉस्ट को अलग अलग निकालने के लिए बार बार आपको क्या करना होगा, कॉस्ट शीट भी बनानी पड़ेगी।
तो कॉस्ट शीट कितनी बनानी पड़ेगी? ये डिपेंड करता है कि आपका बैच साइज एक है तो एक ही बार बनानी पड़ेगी। बैच साइज यदि 2 है, 5 यूनिट और 10 यूनिट के, तो 2 बार बनानी पड़ेगी। 5 यूनिट, 10 यूनिट और 20 यूनिट का है तो कॉस्ट शीट कितनी बार बनानी होगी? 3 बार। द कॉस्ट पर यूनिट इज असर्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ए बैच बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ बैच। तो एक बैच की पहले टोटल कॉस्ट निकालो, जैसे हमने कितनी निकाली 60 रुपए, और एक बैच में क्वांटिटी कितनी बनी है 5, तो 60 रुपए को 5 से डिवाइड करके 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है? तो इसका ना पहले हमने कौन सा काम किया, 1 यूनिट की कॉस्ट निकाली या एक बैच की कॉस्ट निकाली? एक बैच की। और एक बैच की कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है कि उस बैच में जो सिमिलर क्वांटिटी है वो कितनी है। जितनी ज्यादा सिमिलर क्वांटिटी होगी बैच की कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं, आपने नाम सुना होगा हॉट व्हील्स का। हॉट व्हील एक कंपनी है जो कार प्रोड्यूस करती है बच्चों की, मेटल कार भी होती है, प्लास्टिक कार भी होती है। तो वो कंपनी क्या करती है, जो कार प्रोड्यूस करती है वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी कार क्या हो, बिके। ठीक है जी। सिंगल कार लेने जाते हैं तो सिंगल भी मिल जाएगी, लेकिन सिंगल हम कहाँ पे लेने जाते हैं? रिटेलर के, टॉय वाले के पास जाते हैं। तो जो आपके घर के आसपास जो भी टॉय सेल कर रहे हैं, यदि आपको एक हॉट व्हील की मान लीजिए एक कार चाहिए आपको, सपोज करते हैं, ठीक है जी, तो आपको एक कार दे देगा। यदि मान लीजिए सपोज करते हैं अलग अलग डिजाइन की आपको कार चाहिए, ठीक है जी, किसी को कोई और साइज, मतलब मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो कार कंपनी है वो कार तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जो पैकेट वो बेच रही है उसमें मान लीजिए कितनी कार है, 1 2 3 ऐसी अलग अलग साइज की ले सकते हैं हम। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हाँ जी, साइज हमने सबका क्या कर दिया, अलग अलग। अब वो चाहते हैं कि भाई हमारी 5 कार एक बार में बिक जाए, ताकि यदि मैं 5 एक जैसी कार बना दूंगा तो कस्टमर कहेगा यार एक जैसी 5 कार खरीद के क्या करूंगा। बच्चे भी तो बड़े चालाक होते हैं, वो चाहते हैं वैरायटी हो हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे में हॉट व्हील कंपनी ने क्या किया, 5 गाड़ियां जो डिफरेंट, मतलब कहने के लिए तो क्या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, बस थोड़ा सा डिजाइन क्या कर दिया चेंज। बाकी वो कहते हैं जी बनाने की जो हमारी कॉस्ट आती है लगभग क्या आती है, सेम आती है। यदि इस कार को बनाने में 10 रुपए लगते हैं तो दूसरे में भी कितने लगते हैं 10, तीसरे में भी 10। अब ऐसे में उन्होंने क्या किया, अपनी लार्ज क्वांटिटी को सेल करने के लिए अलग अलग पैकिंग बनाने पर उन्होंने विश्वास ना करके उन्होंने क्या किया, 5 गाड़ियों तो थोड़ा सा डिजाइन में चेंज है, जिसकी बनाने की लगभग कॉस्ट उनकी क्या आती है, सेम आती है। उन्होंने एक ही बैच में क्या कर दिया, 5 गाड़ियां डाल दी, ताकि आप जैसे कोई भी कस्टमर जब उस कार को खरीदने रहे तो आपको लगेगा यार ये भी मेरे पास होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। पेरेंट्स करे बेटा कोई एक सेलेक्ट कर लो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, 5 सेलेक्ट कर ली मैंने, तो बात समझ लो ना। बचपन का टाइम वो जो आपका निकल गया, उस समय की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट थी पेरेंट्स के हिसाब से एक की, घर से कह के क्या लेके आए थे, पापा एक गाड़ी दिला दो। जब दुकान पे पहुंचे 5 दिला दो। ऐसा क्यों दिमाग में चेंज आया, क्योंकि वो जो कार इन्होंने पैकेट में डाल रखी है एक बैच में, वो सारी की सारी एक से एक सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी। तो उसका ना कार कंपनी को समझ में आ गया कि हमारी ज्यादा कार कब बिक सकती है, जब मैं अलग अलग पैकेट में बेचूंगा या एक ही पैकेट में 5 दे रहे। अब ऐसे में उनकी जो एक पैकेट की कॉस्ट आएगी उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या लगेगी, कम, तो वो अपनी सेलिंग प्राइस भी थोड़ी सी क्या कर देते हैं, कम। वो कहते हैं 1 यूनिट खरीदोगे तो 200 की है, अलग अलग खरीदोगे तो उसका ना 5 यूनिट कितने की हो गई, 1000 की हो गई। लेकिन यदि पूरा पैकेट खरीद लोगे तो हम आपको कितने रुपए का दे देंगे, 900 रुपए का दे देंगे। तो ऐसे में खरीदार को क्या लगेगा, यार अलग अलग खरीदूंगा मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, अभी मेरे कितने रुपए बच रहे हैं, 100 रुपए। जलानी तो 5 ही है, क्योंकि बच्चे ने पसंद कर लिया, वो जीना हराम कर देगा हमारा। आज आपने एक दिला दिया, वो कहेगा जी पापा बाकी और 4 और दिलाओ। तो 4 के लिए आपको 4 बार फिर मार्केट जाना पड़ेगा। तो मार्केट की आने जाने की कॉस्ट भी तो होती है, क्योंकि मार्केट में खाली कार लेने तो जाओगे नहीं, कुछ और भी सामान खरीदना पड़ता मजबूरन। तो ऐसे में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और पेरेंट्स भी अब चाहते हैं चिक चिक बाजी क्या हो, कम। तो उन्होंने कहा जब दिलानी है ही सारी की सारी, तो क्यों ना पूरा पैकेट ही दिला दिया जाए। तो यदि कार कंपनी ने अलग अलग बना रखा होता पैकेट इनका, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग अलग, एक तो उनकी पैकिंग कॉस्ट क्या होती बढ़ती, लेबर कॉस्ट भी क्या होती बढ़ती, ओवरहेड कॉस्ट भी क्या होती बढ़ती। ऐसे में मशीन का साइज भी उनको क्या चाहिए होता अलग अलग।
और मान लीजिए जो मशीन उन्होंने खरीदी हुई है उसमें एक बार में कितनी कार को हम पैक कर सकते हैं, एक बार में 5 कारों को। तो उनके पास जो मशीन है जिसके अंदर इस पैकेट के अंदर उन कारों को फिल किया जाएगा, उनका साइज क्या लार्ज है, लार्ज मशीन है उनके पास में। अब ऐसे में वो चाहते हैं कि भाई मैं एक एक कार के लिए मतलब पैकिंग करूं, तो उनको फिर एक और मशीन खरीदनी पड़ेगी स्मॉल साइज की। तो कहने का मतलब है उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज्यादा होती रहेगी। तो एक के लिए अलग खरीदेंगे, 2 के लिए अलग खरीदेंगे, 5 के लिए अलग खरीदेंगे, 10 के लिए अलग खरीदेंगे। तो वो कहते हैं यार एक एक के लिए मुझे बार बार कार के लिए एक मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए भी वो कौन सी कॉस्टिंग यूज करते हैं, बैच कॉस्टिंग। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का होता है नई नई मशीन खरीदने के लिए जो पैसा उनको बार बार चाहिए वो पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, जहां पर सिमिलर आइटम एक से ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर एक बार में बेचना चाहता है, तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से पैकिंग करके बेची जाए कि उस पैकिंग के अंदर क्वांटिटी एक ना दिखाई दे, एक से ज्यादा दिखाई दे, ताकि कस्टमर जब उस क्वांटिटी को देखे तो उसको थोड़ी सी प्राइस कम करके हम ज्यादा क्वांटिटी एक बार में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और इससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि यदि हमारी 1 यूनिट बिकेगी तो 1 यूनिट पे ही प्रॉफिट होगा ना आज। अब 4 यूनिट पता नहीं कब बिकेगी, जब बिकेगी तब प्रॉफिट आएगा। लेकिन यदि 5 यूनिट एक बार में बिक जाए थोड़ी सी सेलिंग प्राइस कम करके, तो 5 यूनिट का प्रॉफिट हाथ क्या आपको मिल जाएगा ना। तो हर बिजनेस क्या चाहता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या चाहते हैं, सेल भी बढ़े और पर यूनिट कॉस्ट भी क्या हो जाए, कम। तो बैच कॉस्टिंग दोनों सपने पूरे करते हैं आपके। इसमें सेल भी बढ़ रही है, एक की जगह कितनी यूनिट बिकी, 5, और आपकी कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होगी, कम, क्योंकि जो पैकिंग करने का खर्चा 5 बार आता है वो कितनी बार आएगा, 1 बार। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं बैच कॉस्टिंग? बिस्किट के पैकेट पे बिल्कुल आते जी, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक बिस्किट खरीदोगे तो पैकिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, महंगी। तो वो क्या करते हैं, 5-5 बिस्किट का एक पैकेट बना देते हैं, 10-10 बिस्किट का एक पैकेट बना देते हैं, 20-20 पैकेट बना देते हैं। क्यों बनाते हैं वो, उससे उनकी सेल क्या होती है, बढ़ती है। सपोज करते हैं भाई आपने, चलो आपका एग्जांपल ले लेते हैं, आपने बोला भी मैं यदि फाउंडेशन में पास हो गया तो मैं 2-2 रुपये वाले 500 बिस्किट के पैकेट बांटूंगा। 2-2 रुपये वाले कितने, 500। जब मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाद, जहाँ भी मस्जिद में, जहाँ भी आपने बोला होगा, जिस भी धर्म को आप मानते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि मैन्युफैक्चर से आप चाहते हैं मेरी कॉस्ट क्या है, कम। तो वो क्या करते हैं कि 2-2 रुपये वाला पैकेट एक एक नहीं बेचेंगे आपको। आपने वादा क्या किया था भगवान से कि पास होने के बाद मैं 2-2 रुपये वाला एक एक पैकेट एक एक बंदे को दूंगा, ये तो आपने बोले ना। पर मैन्युफैक्चर आपकी बात थोड़ी सुनेगा, वो एक एक पैकेट आपके लिए थोड़ी बनाएगा। वो कहता है जो पैकेट मैं आपको बना के दूंगा 2 रुपये वाला, उसमें एक बार में 50 यूनिट होगी। तो एक पैकेट जो आपको दिया जाएगा उसके अंदर बिस्कुट के कितने पैकेट होंगे, 50 होंगे। बात समझो। तो यहां पे आपको अलग अलग पैकेट नहीं मिल रहा, आपको यहां पे कितनी यूनिट एक बार में मिल रही है, 50 यूनिट मिल रही है। तो इससे कंपनी की सेल क्या होगी, ज्यादा होगी। वो रिटेलर के हिसाब से काम नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चरर किसके हिसाब से काम कर रहा है, होलसेलर के। होलसेलर बाद में किसको देगा, रिटेलर, और रिटेलर किसको देगा, कस्टमर। तो मैं यहां पे बात ही नहीं कर रहा, हम तो बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर अपनी ज्यादा क्वांटिटी किसको बेचना चाहता है, होलसेलर का। तो होलसेलर कहता है यार एक एक पैकेट को रखने में और संभालने में हमारे को बड़ी दिक्कत आती है। एक एक पैकेट उठाऊंगा तो 2 हाथ है, ज्यादा 3 या 4 बिस्कुट के पैकेट उठा पाएंगे। लेकिन यदि पूरा एक पैकेट बना दोगे जिसमें 50 यूनिट है, तो एक के ऊपर 2 पैकेट रख दो, 3 पैकेट रख दो, 4 रख दो, तो दोनों हाथ से हम क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, एक बार में ज्यादा उठा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने की, वो भी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। और होलसेलर क्या चाहता है कि यार एक एक पैकेट को संभाल के रखने में मेरे को बड़ी दिक्कत आती है, इससे स्टोरिंग स्पेस भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन बैच कॉस्टिंग से स्पेस क्या हो जाएगा, कम होगा। क्योंकि यदि मैं एक एक पैकेट को रखूंगा तो मुझे एक के ऊपर फेंकने पड़ेंगे और लाइन में लगाने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। लेकिन यदि 50 बिस्किट का पैकेट का एक लाइन हमें बनी बनाई मिले तो दूसरा 50 का पैकेट रखना मेरे लिए क्या होगा,
उसी के ऊपर आसान होगा, तीसरा और आसान होगा, चौथा भी आसान। तो ऐसे में मेरे को रखने में भी जो टाइम लगता है वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मेरी जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, बैच कॉस्टिंग से कम हो जाएगी, क्योंकि कम स्पेस में मैं ज्यादा क्वांटिटी रख सकता हूं। लेकिन यदि मैं एक एक पैकेट रखूंगा तो उसमें रखने में जो लेबर कॉस्ट है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा लग जाएगी। और उसे काउंटिंग भी करना मेरे लिए थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट, कि कितने पैकेट मेरे पास हैं, कितने पैकेट मेरे पास नहीं है। अब यदि एक पैकेट में 50 यूनिट है और मेरे पास में 10 पैकेट हैं, तो बताइए कितनी यूनिट है मेरे पास, 500। लेकिन यदि कोई कस्टमर मेरे से कहते जी मेरे को 500 यूनिट दे दो, जैसे हमारे पास ये कस्टमर आ गए थे जिन्होंने कहा था पास होने पे हम 500 पैकेट बांटेंगे, तो मेरी बात ध्यान से समझो, दुकानदार को 500 पैकेट बेचने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। यदि उन्होंने लूज पैकेट रखे हुए 2-2 रुपए वाले, तो 500 के लिए पहले तो उसको 500 तक की गिनती आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि यदि किसी को मेरे को 500 यूनिट बेचनी है तो 500 यूनिट काउंट करने के लिए 500 तक मेरे को काउंटिंग भी तो आनी चाहिए। अब यदि उसने पड़े ही 100 तक है तो पहले वो 100 के पैकेट बनाएगा, फिर इनटू क्या करेगा, 5 करेगा। ये आसान तरीका था ना। एक में कितने आते हैं, 50, 500 देने तो हम क्या कहेंगे, फटाफट से भैया 10 पैकेट इसको दे दो। तो बेचना भी मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा, रखना भी मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो जहां पे हम क्वांटिटी को इस तरीके से मार्केट में बेच रहे हैं कि वहां पर वो सिंगल यूनिट नहीं बिकेगी, एक से ज्यादा यूनिट एक बार में बिकेगी, ऐसे सिस्टम को क्या नाम दिया गया, बैच कॉस्टिंग। तो लिखो फटाफट से, बैच कॉस्टिंग काम पे यूज करते हैं हम। ड्रग्स तो किस में आ गया, मेडिसिन में आ गया ना। हाँ जी, ड्रग्स का मतलब है दवाइयाँ। तो देखिए एक एक पैकेट को बेचने में समय भी क्या लगता है ज़्यादा, उसको रखने की स्टोरिंग कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। बेचते टाइम काउंटिंग करने में भी क्या आती है, दिक्कत आती है, रखने में भी दिक्कत आएगी। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमारी जो क्वांटिटी वो एक एक करके ना बिके, एक से ज़्यादा एक बार में बिके, कौन सी टेक्निक होगी, बैच कॉस्टिंग। अब मान लीजिए आपको रियल का जूस चाहिए, तो रियल जूस आप तो किससे लेने जा रहे हैं, रिटेलर से, तो आप कहते हैं 1 लीटर का एक पैकेट दे दो। लेकिन मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मैं एक एक पैकेट ना बेचूं होलसेलर को, एक बार में मेरे 5 पैकेट बिके। वो क्या करते हैं, 5 जितनी वैरायटी, मान लो उनकी 5 वैरायटी है रियल जूस वालों की, 5 अलग अलग टेस्ट हैं, क्या अलग अलग फ्लेवर है उनके। वो क्या करते हैं, एक ही पैकेट में क्या करते हैं, 5 डाल देते हैं ताकि उनकी सेल क्या हो, ज़्यादा। तो वहां पर वो 5 यूनिट एक ही पैकेट में करके बेच रहे हैं, कौन सी कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, बैच कॉस्टिंग। और रिटेलर क्या करता है, उस पैकेट को खोलता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उसको टेस्ट चाहिए एक एक पैकेट निकाल के उसमें से देता रहता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है इकोनॉमिक इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको प्रोड्यूस करने पर मैन्युफैक्चर की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
मतलब एक बार में हम कितनी क्वांटिटी बैच में प्रोड्यूस करें कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए कम से कम। तो हम यहाँ पे दो तरीके की कॉस्ट की बात करते हैं, एक बात करते हैं सेटअप कॉस्ट की और एक हम बात करते हैं किसकी, कैरिंग कॉस्ट की। यानी जिस क्वांटिटी के प्रोड्यूस करने से हमारी सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं हमें एक साल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, एक साल में हमें कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 10,000, ठीक है जी। और एक बैच में मान लीजिए मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, मान लीजिए एक बैच में बैच साइज कितना है, 10 यूनिट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितने बैचेस बनाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ बैचेस कितने हो गए, 10,000 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब 1,000 बैचेस हो गए। यदि मेरा बैच साइज 10 यूनिट की जगह कितना हो जाए, 20 यूनिट का हो जाए, तो ऐसे में मेरे नंबर ऑफ बैचेस कितने हो जाएंगे, 500, ठीक है जी। मान लीजिए 20 यूनिट की जगह हम 50 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं एक बैच में, तो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हाँ जी कितने बैचेस हो गए, 200। यदि हम एक बार में 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे केस में आपको कितने बैचेस बनाने पड़ेंगे, 100 बैचेस बनाने पड़ेंगे। अब पॉइंट यह है कि इनमें से कितने बैचेस प्रोड्यूस किए जाएं कि प्रोड्यूस करने के बाद में आपकी सेटअप कॉस्ट और आपकी कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो वो बैचेस जिसके प्रोड्यूस करने पर आपकी सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है जी। तो यदि मैं 1000 बैचेस बनाता हूं तो मुझे मशीन की सेटिंग कितनी बार करनी पड़ेगी, हो सकता है जो मशीन मेरे पास है, हाँ जी, ये मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है, जिस मशीन में हमें क्या डालना है, मटेरियल, ठीक है जी। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वर्कर भी चाहिए, ठीक है, जो इस मशीन को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो लेबर भी लगेगी। इस मशीन की आपको क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि मशीन से एक बार में हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, ठीक है जी। मशीन में हमें क्या करनी पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, सेटिंग। तो यदि मशीन में हमें सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप का मतलब क्या कि मशीन में हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि मशीन एक बार में 10 पत्ते निकाले, या मशीन एक बार में कितने पत्ते निकाले, कितने स्टेप निकाले, 5 निकाले, ठीक है ना। जैसे फोटोस्टैट मशीन आपके पास घर पे होती है, तो मशीन का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। किसी के पास छोटी फोटोस्टैट मशीन होती है, किसी के पास बड़ी, किसी के पास थोड़ी सी और बड़ी। तो जैसे फोटोस्टैट मशीन में जब हम फोटोस्टैट करते हैं, या मान लीजिए अपने घर में प्रिंटर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो प्रिंटर में जो हम पेज डालते हैं उसकी कैपेसिटी सभी प्रिंटर की क्या होती है, अलग अलग। जितने छोटे प्रिंटर होंगे उसमें एक बार में 30 से 40 पेज ही क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, ठीक है जी। यदि थोड़ा सा प्रिंटर का साइज आपके घर में बड़ा होगा तो हो सकता है आप उसमें 40 से कितने 50 डाल सकते हैं, और यदि बड़े साइज का प्रिंटर होगा तो हो सकता है एक बार में 200 पेजेस रख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रिंटर का आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज करते हैं हमारे पास में प्रिंटर है, ठीक है जी। यहां पे हमें पेपर क्या करना है, लोड करने। अब मान लीजिए प्रिंटर में कुछ बटन्स हैं जिसको हमें प्रेस करके प्रिंटर निकालना है, या सपोज करते हैं हमारे पास एक कंप्यूटर भी है, ठीक है जी। ये हमारा कीबोर्ड हो गया, छोटा सा माउस भी है हमारे पास में। कहने का मतलब क्या, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यदि इस प्रिंटर को
इस कंप्यूटर से हमने कनेक्ट कर रखा है और मुझे मान लीजिए सपोज करते हैं कि ये जो प्रिंटर है इसमें पेपर की जो लोडिंग क्षमता है वो केवल एक बार में कितनी शीट आ सकती है? सपोज करते हैं कितनी आ सकती है? 20 आ सकती है। और मुझे मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, मुझे जो प्रिंट आउट चाहिए वो कितने चाहिए? 500 चाहिए। अब ध्यान से समझना मेरा एग्जांपल। पेपर लोडिंग क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, एक बार में कितनी शीट आ सकती है? 20 आ सकती है। तो उसका ना 20 शीट लगाने के बाद में जब मैं यहां से कमांड दूंगा तो मैं कमांड कितनी शीट का दूंगा? 20 का ही दूंगा ना। फिर जैसे मैं 20 शीट का कमांड दूंगा 20 प्रिंट आउट निकल जाएंगे। फिर जैसे यहाँ पे शीट खत्म हो जाएगी मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा? 20 शीट को रीलोड करना पड़ेगा, फिर दोबारा से कमांड देना पड़ेगा, फिर 20 शीट का प्रिंट आउट निकालेगा। फिर यहाँ पे जगह क्या होगी? ट्रे खाली हो जाएगी, फिर से कितनी शीट डालनी पड़ेगी? 20 डालनी पड़ेगी। इसका मतलब है ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा? अब ध्यान रखना, एक बार में कितनी शीट का प्रिंट आउट निकल रहा है? 20 का। तो मैं कह सकता हूं 1 बैच इक्वल टू 20 शीट्स का क्या हुआ? प्रिंट आउट निकल गया। मुझे कितनी शीट्स का प्रिंट आउट चाहिए? 500। तो 500 शीट्स का यदि प्रिंट आउट चाहिए और एक बार में 20 शीट का प्रिंट आउट निकल सकता है, मतलब एक बैच में 20 शीट बनती है, तो मुझे कितनी बार इस मशीन की सेटअप करनी पड़ेगी? कितनी बार इसमें पेपर डालना पड़ेगा? 50 बार या 20 बार या 25 बार? 25। तो 25 टाइम्स मुझे इस प्रिंटर में भी पेपर डालना पड़ेगा और इस कंप्यूटर में बार बार 25 बार भी क्या करनी होगी? इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी है वो केवल कितनी बार की है? 20 शीट के लिए। फिर जैसे ही 20 शीट इस ट्रे में खत्म हो जाएगी दोबारा से लोड करोगे, दोबारा से फिर आपको 20 शीट का क्या देना होगा? कमांड। तो आप, मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ, यदि इस प्रिंटर की जो लोडिंग क्षमता है वो 20 की जगह कितनी होती? 50 शीट होती, तो मेरा जो बैच होता वो एक बार में कितनी शीट के बराबर होता? तो मुझे सेटिंग जो 25 बार करनी पड़ रही थी अब वो मुझे कितनी बार करनी पड़ेगी? 10 टाइम्स सेटिंग करनी पड़ेगी। और यदि प्रिंटर और बड़े साइज का है जिसमें एक बार में 250 पेजेस लग सकते हैं, 250 शीट लग सकती है एक बार में, तो ऐसे केस में मुझे सेटअप कितनी बार करनी पड़ेगी? 2 बार करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? कि जैसे जैसे आपका बैच साइज क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। बैच साइज क्या होता रहेगा? चेंज। सेटिंग भी क्या करनी होगी? चेंज हो जाएगी। कभी सेटिंग 2 बार में काम बन जाएगा, कभी किस में? 10 बार में, कभी 25 बार में। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ सेटअप चेंज होते हैं किसके हिसाब से? बैचेस के हिसाब से। जैसे जैसे बैचेस चेंज होंगे वैसे वैसे आपके सेटअप भी चेंज हो जाएंगे। बस समझ में आ रही है सबको? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सेटअप कॉस्ट वेरी करती है किसके हिसाब से? बैच साइज। अच्छा, जैसे जैसे बैच साइज क्या होगा? आपका बैच साइज यदि इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ सेटअप्स क्या हो जाएंगे? आपके डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, यदि बैच साइज आपका बढ़ता है, बैच साइज का मतलब है एक बार में ज्यादा क्वांटिटी बनती है, तो मशीन में सेटिंग क्या करनी पड़ेगी? कम बार करनी पड़ेगी ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यदि बैच साइज है 20 शीट का तो मुझे कितनी बार मशीन में सेटअप करना पड़ेगा? सेटिंग करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी होगी 25 बार। यदि बैच का साइज 50 यूनिट का हो जाए तो मुझे सेटिंग मशीन में केवल कितनी बार करनी होगी? 10 बार। और यदि लोडिंग कैपेसिटी 250 शीट की है तो मुझे सेटिंग केवल कितनी बार करनी होगी? 2 बार। ठीक है जी। मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, सपोज करते हैं 15 गेस्ट आ गए आपके घर में सर्दियों के टाइम पे, और सारे के सारे एक ही डिमांड कर रहे हैं, चाय पीनी है। और आपके पास जो घर में बर्तन है उसमें एक बार में 4 कप चाय बन सकती है, मान लो 5 ले लेते राउंड फिगर में 5 बन सकती है, तो क्या 15 कप एक बार में बन पाएगी? तो कितनी बनेगी? 3 बार में बनेगी, 5-5 कप। पहले 5 बनेगी, 5 लोगों को पिलाओ, बाकी लोगों को जी बन रही है, आ रही है अभी। फिर 5 बनेगी, तो उसको ना आपको सारी चीजें उस बर्तन में कितनी बार डालनी पड़ी? 3 बार ना। तो सेटअप कितनी बार हुआ? 3 बार। यदि आपके घर में बड़ा बर्तन होता और एक बार में मान लीजिए 15 कप चाय बन सकती थी, तो सेटिंग कितनी बार करनी पड़ती? एक ही बार करनी पड़ती ना। जो उसमें चाय पत्ती डालोगे, दूध डालोगे, पानी डालोगे, जो भी चीजें डालोगे वो केवल कितनी बार डालनी पड़ती? एक बार 15 लोगों के लिए। बात समझो? तो जैसे जैसे बैच साइज चेंज होता रहता है वैसे वैसे सेटिंग भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है।
तो बैच साइज के बढ़ने से नंबर ऑफ सेटअप्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और यदि नंबर ऑफ सेटअप कम होंगे तो सेटअप कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, यदि बैच साइज आपका डिक्रीज हो जाए तो नंबर ऑफ सेटअप क्या होंगे, ज्यादा, आपकी सेटअप कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब बैच साइज का सेटअप के साथ में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाओ, कैरिंग कॉस्ट। बैच साइज जितना छोटा होगा, ठीक है जी, इसका ना क्वांटिटी उतनी कम बनेगी। क्वांटिटी जब कम बनेगी तो रखने की जगह भी क्या चाहिए, कम। बैच साइज जितना बड़ा होगा, बैच साइज जितना बड़ा होगा उसका ना उसको रखने की जगह भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। सपोज करते हैं ये हमारा स्टोरिंग स्पेस है, ध्यान से समझना। एक बार में यदि मैं जो पैकेट बना रहा हूं उस पैकेट में केवल 5 यूनिट आती है, एक पैकेट जिसमें कितनी यूनिट आती है, 10 आती है। एक पैकेट जिसमें 20 यूनिट आती है। यदि मेरा बैच साइज 5 यूनिट का होगा और ये मेरा गोडाउन है तो इतने एरिया में पैकेट रख लूंगा ना, तो जगह सिर्फ इतनी तो चाहिए। लेकिन यदि 10 का होगा तो स्पेस क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा। और यदि 20 का है तो स्पेस क्या चाहिए, और ज्यादा। तो इसका ना जैसे जैसे बैच साइज बढ़ता जाएगा, गुड्स बनने के बाद उसको रखने की जो कैरिंग कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वो जगह भी क्या घेरेगा, ज्यादा घेरेगा। तो उसका मतलब कैरिंग कॉस्ट का बैच साइज के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है, पॉजिटिव रिलेशन है। यदि बैच साइज बढ़ा तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, बैच साइज घटा तो कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब बैच साइज के हिसाब से यदि बात की जाए तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, और यदि बैच साइज कम हो जाए तो कैरिंग कॉस्ट भी कम। तो कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। नोट कर लीजिए सारी चीजें। तो मैन्युफैक्चरर को समझ नहीं आ पा रहा, उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है कि वो एक बार में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, मतलब कितने बैचेस प्रोड्यूस करे, बैच का साइज क्या रखे कि उसकी जो कैरिंग कॉस्ट और उसकी जो सेटअप कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। एनुअल डिमांड। चैप्टर सिंपल है, मेन पॉइंट है वो समझना जरूरी है कि चैप्टर में करना क्या। तो बैच कॉस्टिंग कौन से इंडस्ट्री में यूज होती है, जहां पर आइडेंटिकल सिमिलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर चाहता है मैं एक एक करके ना बेचूं होलसेलर को, बल्कि होलसेलर के बाद जब मेरी क्वांटिटी जाए तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। तो जहां पे लार्ज क्वांटिटी एक ही बार में हम बेचना चाहते हैं वहां पे कौन सी टेक्निक यूज होती है, बैच कॉस्टिंग। और वहां पे मैन्युफैक्चरर को पता है कि जो कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूं वो 1 यूनिट के लिए नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा हूं, एक बैच के लिए। तो पहले वो सारे के सारे खर्चे किसके निकालेगा, एक बैच के। फिर बैच में जितनी क्वांटिटी उसने डाली थी उस क्वांटिटी को काउंट करेगा, टोटल कॉस्ट को एक बैच की डिवाइड कर देगा, एक बैच में जितनी क्वांटिटी बनी थी, तो उससे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो बैच कॉस्टिंग का बेनिफिट क्या है, एक तो सेल बढ़ती है, दूसरा पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कम, क्योंकि प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग टाइम आपका क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ढाबे पे रोटी लेने गए और आपने कहा जी 5 रोटी पैक करके दे दो। अब पहला ऑप्शन क्या है, एक एक रोटी को पैक करके देगा, तो फॉइल का खर्चा कितनी बार होगा, 5 बार हो जाएगा ना। और एक रोटी को पैक करने में टाइम क्या लगेगा, पहले एक लगेगा, फिर दूसरी रोटी को पैक करेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो प्रोसेसिंग टाइम क्या लगा, ज्यादा। और यदि 5 रोटी को एक ही फॉइल में कर दे तो थोड़ा सा फॉइल ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बट 5 रोटी एक बार में क्या होगी, पैक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो वहां पर जो उसने 5 रोटी एक बार में आपको पैक करके दे दी, कौन सी कॉस्टिंग यूज कर ली उसने, बैच कॉस्टिंग। तो फॉइल का खर्चा उसका कम हो गया, पैकिंग करने का टाइम क्या लगा, कम लगा। बात समझ में आ रहा है। और यदि एक एक रोटी अलग अलग लोगे कि भैया एक को पैक अलग करके दो, दूसरों को अलग, तीसरे को अलग, तो चार्जेस क्या लगेंगे उसके, 5 बार लग जाएंगे ना। फॉइल का खर्चा कितनी बार हो जाएगा, 5 बार। लेबर का टाइम भी कितनी बार लगेगा, 5 बार लग जाएगा।
लिख लिया भाई सबने यहां तक? देखिए सभी को बुक तो मिली हुई है। हाँ जी, बुक में इंडेक्स में देखो तो बैच कॉस्टिंग एक चैप्टर का नाम भी दे रखा है। हाँ जी, जिसके पास भी बुक है उस बुक के अंदर इंडेक्स में लिखा है बैच कॉस्टिंग। हाँ जी, उसमें जितनी बातें मैंने अभी तक आपको समझाई हैं वो सारी के सारी एक ही पेज पर भी आपको लिखी हुई दिखाई देगी। सबसे पहले ऊपर लिखा है बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग है इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर विच ईच बैच इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असर्टेन सेपरेटली फॉर ईच बैच। जिसको मैंने पॉइंट पे लिखवाया था इन्होंने क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। हाँ जी, ईच बैच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लाइक यूनिट, और हर बैच में एक जैसी काफी सारी क्वांटिटी शामिल होती है। फीचर क्या है, जो डेफिनेशन आपने लिखी है उसी को ब्रेकअप करके लिख दिया। कहाँ कहाँ यूज होती है तो मैंने एग्जांपल भी दे दिए थे। फार्मास्यूटिकल हो गया, ड्रग्स इंडस्ट्री, आपके पास में स्पेयर पार्ट, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कहाँ पे यूज कर सकते हैं इस कॉस्टिंग को, किसी भी जगह यूज कर सकते हैं जहां पर आइडेंटिकल प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, पैक करके सेल करते हैं। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। मीनिंग क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी रेफर्स टू द ऑप्टिमम क्वांटिटी बैच विच शुड बी प्रोड्यूस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम so that the setup and carrying costs are together optimized। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या? हाँ जी, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है जहां पे किसी चीज का फायदा क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा। तो जब रेवेन्यू की बात आती है तो रेवेन्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, और जब हम कॉस्ट की बात करते तो कम से कम। तो ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, और प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाना और कॉस्ट को घटाना। तो कॉस्ट के रेफरेंस में जब भी ऑप्टिमाइज वर्ड लिखा होगा इसका ना वो कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके प्रोड्यूस करने के बाद मैन्युफैक्चर कहते हैं हमारी सेटअप कॉस्ट और हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या होगी, कम से कम। देखो नीचे आपके पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है किसकी, सेटअप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। द सेटिंग अप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड फॉर सेटिंग अप एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए बैच। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने कि यदि मुझे इस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। अब इंस्ट्रक्शन देने में कोई ना कोई ऑपरेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर मुझसे क्या लेगा, सैलरी लेगा, इस कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन लगेगा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगेगी, जिस जगह मैंने इसको रखा हुआ है उसका रूम का रेंट होगा। ये सारे खर्चे मुझे बार बार इनकर करने पड़ रहे हैं, किसके लिए, बैच के हिसाब से। तो मान लीजिए एक बार में यदि 20 यूनिट बन सकती है और मुझे 500 यूनिट बनानी है तो मुझे सेटिंग कितनी बार करनी पड़ेगी, 25 बार। यदि इसमें साइज में 20 से कितना कर दूं, 50 यूनिट का, तो मुझे सेटिंग कितनी बार करनी पड़ेगी, 10 बार। और यदि 250 यूनिट की कैपेसिटी फिक्स कर दी जाए तो सेटिंग केवल कितनी बार करनी होगी, 2 बार। तो जैसे जैसे क्वांटिटी का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सेटअप्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और यदि साइज छोटा हो जाए तो नंबर ऑफ सेटअप क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अच्छा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा रखने का स्पेस भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। साइज छोटा होगा स्पेस कम चाहिए होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, साइज का रिलेशन किससे, सेटअप से भी है, और साइज का रिलेशन कैरिंग कॉस्ट से भी है। अच्छा एक बात बताइए, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में आपस में क्या रिलेशन है? जैसे जैसे बेस्ट साइज बढ़ता है, ध्यान से देखना, जैसे जैसे बेस्ट साइज क्या होता है, बढ़ता है, आपकी सेटअप कॉस्ट क्या होती है, कम, लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में भी आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि यदि मैं एक बार में 250 यूनिट बनाऊंगा तो सेटिंग तो मेरे को 2 बार करनी पड़ेगी,
लेकिन 250 यूनिट एक बार में जब बन जाएगी तो उसको रखने के लिए जगह भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना, ठीक है। और यदि मैं 10-10 यूनिट करके बनाऊंगा और 500 यूनिट बनानी है तो सेटिंग कितनी बार करनी पड़ेगी, 50 बार। लेकिन जब बनेगी 10 यूनिट तो रखनी भी सिर्फ कितनी पड़ेगी, 10 ही रखनी पड़ेगी ना। तो कैरिंग कॉस्ट का खर्चा सिर्फ किसका आएगा, 10 का। और सेटअप कितनी बार करना पड़ेगा, 50 बार। तो कहने का मतलब है सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बीच में भी आपस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यानी इसी तरीके से नीचे कैरिंग कॉस्ट के बारे में भी लिखा है, क्या लिखा है, यानी कैरिंग कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड इन मेंटेनिंग अ गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक जो गुड बन के तैयार हो चुका है, उसको रखने में जो भी आपका खर्चा आता है उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट। तो बैच साइज यदि छोटा होगा तो गुड्स भी क्या बनेगा, कम। बैच साइज यदि बड़ा होगा तो क्वांटिटी भी क्या बनेगी, ज्यादा। तो बैच साइज से कैरिंग कॉस्ट का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं EBQ, यानी 2 इंटू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई सेटअप कॉस्ट पर बैच। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर ये जानना चाहते हैं कि भाई हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए एक बैच में, तो उसको निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है।
इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जहां पर आपकी सेटअप कॉस्ट, एनुअल सेटअप कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, इक्वल होगी। और इसी बात से ये फॉर्मूला बना है, मैंने कहा था ना आपको थोड़ी देर में फॉर्मूला कैसा बना वो भी बताएंगे। तो एनुअल सेटअप कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था जरा बताइए अभी आपके लिए। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय बैच क्वांटिटी इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, बैच क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब यदि मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मैंने क्या देखा, बैच क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बैच क्वांटिटी, हाँ जी बैच क्वांटिटी स्क्वायर लिख सकता हूं इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा 2 इनटू एनुअल डिमांड इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। फिर मैंने क्या किया, बैच क्वांटिटी स्क्वायर को यहां लिखा रहने दिया, 2 इनटू एनुअल डिमांड इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच अपॉन ये वाली जो चीज मल्टीप्लाई में थी उसको कहां पे लिया, डिनोमिनेटर में। फिर ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसको मैंने हटा दिया, तो स्क्वायर को हटाने का तरीका क्या, सामने अंडर रूट का साइन लगा दो और इस क्वांटिटी को नाम क्या दे दिया, बैच क्वांटिटी को इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी जहां पर आपकी एनुअल सेटअप कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है उस क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो इस फॉर्मूले से जो क्वांटिटी निकलती है उस पर जब आप सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालते हो तो वो इक्वल क्यों आती है, क्योंकि फॉर्मूला बनाते टाइम हमने बेस ही क्या रखा था, इक्वल रखा था ना। तो जिस क्वांटिटी पर आपकी सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर आएगी उस क्वांटिटी को नाम क्या दिया गया, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, क्योंकि दोनों कॉस्ट के बीच में रिलेशन क्या था, इनवर्स, झगड़ा था। तो झगड़े को खत्म करने का तरीका क्या है, इक्वल कर दो।